कक्षा 12 के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज से हम आपका कक्षा 12 गणित स्टार्ट कर रहे हैं। 2024-25 सेशन के लिए रहेगा। नया सिलेबस से हम पढ़ाएंगे आपको एनसीईआरटी की किताब हम पढ़ाने वाले हैं। और एनसीईआरटी किताब का गणित का भाग नंबर 1 देखिएगा, मैं आपको किताब दिखा दे रहा हूं। ये वाला सिलेबस आपका स्टार्ट होगा। देखिएगा, ये वाली किताब है आपकी गणित भाग 1 कक्षा 12 की है। एनसीईआरटी की ये किताब है और इसकी कीमत ज्यादा नहीं है। आप नजदीकी बुक सेंटर से आप इसको खरीद सकते हो और इसकी कीमत मैं आपको बताऊं मात्र 130 रुपए है। 10 से 20% इस पर छूट मिल जाती है, यानी 100 रुपए के लगभग ये किताब है। इसको जरूर खरीद लीजिएगा ताकि आपको और पढ़ने में आसानी रहे। जो मैं सवाल आपको कराऊं उसकी प्रैक्टिस आप कर सको। और यदि आप इसको भी ना खरीद सको तो इसकी पूरी बुक यानी कि पीडीएफ में, ये पूरी की पूरी बुक में आपको पीडीएफ में दे दूंगा। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाकर इस बुक को डाउनलोड कर सकते हो। 2024-25 सेशन के लिए नया सिलेबस रहेगा, रैशनलाइज्ड रहेगा। जो जो अब तक सिलेबस हटा दिया है यूपी बोर्ड के ऑफिशियल सिलेबस से, जो जो चीज हटा दी गई है वो चीज इसमें नहीं मिलेगी इस पीडीएफ में, तो उसको जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। चलो तो स्टार्ट करते हैं। आज का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट होगा संबंध एवं फलन। बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे। संबंध एवं फलन को हम स्टार्ट कर रहे हैं शुरू से। संबंध एवं फलन के लिए आपको देखिए कुछ चीजें मैंने यहाँ पर लिख रखी हैं, इनको समझना बेहद जरूरी है। तो संबंध एवं फलन की ये पहले बेसिक वीडियो मैं आपको बनाकर दे रहा हूं। इसमें बेसिक चीजें मैं आपको सिखाऊंगा, फिर डायरेक्ट इसके बाद मैं आपको सीधे एक्सरसाइज पर लेकर चलूंगा, ठीक है। और एक्सरसाइज में आपको इस चीज में क्या क्या पढ़ना है वो भी मैं आपको बता दूं। इसमें यानी कि जो पहला जो आपका सेशन है, यानी कि पहला जो चैप्टर है, इसमें केवल 2-3 चीजें आपको पढ़नी है। संबंधों के प्रकार, और संबंधों के प्रकार कौन कौन से संबंधों के प्रकार इसमें पढ़ने हैं। इसमें आपको पढ़ना है जैसे कि स्वतुल्य, सममित, संक्रामक क्या होता है। और इसके बाद में आपका कुछ चीजें हैं कि एक है कि और अच्छादक फलन क्या होता है, बहुएक क्या होता है, तुच्छ संबंध क्या होता है। बस यही चीज पढ़नी है संबंध एवं फलन में। बाकी चीजें अब हटा दी हैं आपके सिलेबस से। सारी चीज का डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपके एक्सरसाइज पर जाने से पहले कुछ बेसिक चीजें आप सीख लो। बेसिक चीजें जैसे मैं आपको बता दूं, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय क्या होता है, ठीक है। समुच्चय का मतलब देखिएगा कि वस्तुओं को या नंबर्स को या फंक्शंस को एक जगह हम व्यवस्थित कर दें, क्रमबद्ध तरीके से लिख दें, उसको हम बोलते हैं समुच्चय या सेट बोलते हैं, ठीक है। सेट बना दो भाई, यानी कि एक जैसी चीजों को एक तरफ रख दो तो वो आपका सेट बन गया, ठीक है। उनमें कोई ना कोई एक पर्टिकुलर एक उसमें पैटर्न होगा। जैसे मैंने कह दिया कि भाई लाल लाल कलर की चीजों को एक तरफ रख दो तो उसमें एक पैटर्न बना लाल कलर का। या मैं कहने लगूं कि भैया सम संख्याओं को एक तरफ कर दो, तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 1 2 3 5 7 9 इस तरह का नंबर्स हैं, और मैं कह रहा हूं कि भैया इसमें एक सम संख्याओं का एक अलग सेट बना दो। सम संख्याओं का सेट मतलब इसमें 2 है, बस 2 ही है सम संख्या, इसमें और तो है नहीं। विषम संख्या है, 1 है, 3 है, 5 है, 9 है। तो यानी एक जैसी कुछ चीजों को एक तरफ रख देना वो आपका सेट है। सेट का मतलब कुछ चीजों का यानी कि एक जगह क्रम है, व्यवस्थित क्रम, या एक जगह हम उनको रख देंगे, यानी कि एक कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो चलिएगा अब बात करते हैं हम सीधे सीधे कि जैसे कि हमारा प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय क्या रहेगा। प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय यानी कि जैसे प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 5 ये सभी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, ठीक है। और इनका समुच्चय यदि मैं बना दूंगा, n से रिप्रेजेंट कर दिया, इस तरह से मैं लिख दूंगा, तो ये प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय बन गया, यानी कि ये अब सेट बन गया। सेट को हमेशा हम मिड ब्रैकेट में रखते हैं या उसको उसमें दर्शाते हैं, ठीक है। अब आती है पूर्ण संख्याएं क्या होती है। जो प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5, ऐसे ही पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती हैं और आगे तक जाएंगी अनंत तक, यानी कि अनंत समय तक चलती रहेंगी, आगे बढ़तेगा, ठीक है। इसको W से प्रदर्शित करेंगे। अब जब भी हम इस 1.1 एक्सरसाइज में n को देखेंगे तो समझ जाना कि उसमें 1 2 3 4 5 ऐसी संख्याओं की बात चल रही है।
जब W आप देखो तो समझ जाना कि वहां पर 0 1 2 3 4 5 की बात चल रही है कि उसमें 0 भी शामिल कर दिया। ठीक है, चलिए अब जब भी कभी भी Z आपको दिखाई देगा, यानी कि आपको इंटीजर्स दिखाई देंगे, यानी कि पूर्णांक दिखाई देगा, तो पूर्णांक में भी दो चीजें रहती हैं भाई। पूर्णांक दो प्रकार का होता है, एक रहता है पॉजिटिव यानी कि धनात्मक पूर्णांक, एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक। तो पहले ये समझो पूर्णांक में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं। देखिएगा ये तो आएंगी यानी कि पूर्ण संख्याएं तो आती हैं 1 2 3, यानी 0 1 2 3 4 5 से लेकर अनंत तक तो आता ही आता है। साथ में इसका नेगेटिव चीजें भी आती हैं, -1 -2, और माइनस की संख्याएं भी अनंत तक ले जाओ, और आगे भी प्लस की चीजें अनंत तक ले जाओ, और 0 भी शामिल है। ठीक है, तो ये सब मिलकर क्या होती है, पूर्णांक होते हैं। इसमें भी दो कैटेगरी में इसको डिवाइड किया जाता है, यानी कि ये जो यहां से यहां तक यानी माइनस की चीजें होती हैं, ये आपका नेगेटिव पूर्णांक होता है, यानी कि आपका ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं -1 -2 -3 इस तरह से रहती हैं, और धनात्मक पूर्णांक संख्याएं 0 से नहीं, ये वाली चीजें यहां से स्टार्ट होती हैं, तो इस तरह से ये धनात्मक पूर्णांक संख्याएं बन जाती हैं। 0 ना तो ऋणात्मक में चुना जाता है, ना ही धनात्मक में चुना जाता है, 0 अपना अलग ही रहता है। ठीक है, अलग ही धुन में। लेकिन जब पूर्णांक में 0 शामिल होता है, ना तो वो धनात्मक में होता है, ना ऋणात्मक। तो इस चीज को याद कर लीजिएगा। वास्तविक संख्याएं कौन सी होती हैं भाई? वास्तविक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनका यदि हम स्क्वायर कर दें, जिन संख्याओं का मैं वर्ग कर दूं, वर्ग या तो 0 के बराबर होगा या 0 से ज्यादा होगा, वो सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्याएं, यानी कि रियल नंबर्स कहलाते हैं। जब भी कभी भी R दिखाई दे तो समझ जाना कि R वो संख्याओं का समुच्चय है जिन संख्याओं का हम स्क्वायर करें तो वो 0 से ज्यादा होगा या 0 के बराबर होगा, 0 से कम नहीं हो सकता। आपके दिमाग में ये चीज भले ही आ रही होगी, सर ऐसी तो कोई संख्या नहीं है, जैसे कि 2 का स्क्वायर कर देंगे हम तो 4 हो जाएगा, यदि मैं -3 भी ले लूं, इसका स्क्वायर कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा प्लस का। तो ऐसी तो कोई संख्या ही नहीं बची जिसका मैं स्क्वायर करूं और वो 0 के छोटा रहे, ऐसा तो कोई भी संख्या नहीं है। ऐसी संख्याएं होती हैं, कौन सी हैं? दिमाग लगाओ जरा। जैसे कि मैं लिख दूं 2i लिख दूंगा तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, समृद्ध संख्याएं बन जाएंगी। जब मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा तो ये हो जाएगा 4i², और i² की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है। i² की वैल्यू -1 होती है, तो यहाँ पर -1 रखूंगा, तो -1 की जब मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये -4 हो जाएगा। तो भैया 2i² की वैल्यू -4 हो गई, तो ये ऋणात्मक आ गई जो कि 0 से कम है। तो 2i को मैं रियल नंबर नहीं बोल सकता, ये 2i रियल नंबर नहीं है। बात समझ में आई? ऐसी संख्याएं जिनमें i ना लगे, यानी कि कोई इमेजिनरी नंबर ना जुड़ा हो, वो सभी संख्याएं आपकी वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम ये चीज आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रही है तो वीडियो को भाई लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब आगे काम की बात कंपटीटिव, बाकी मेरे को तो इतने से ही काम चल जाएगा 12th क्लास की गणित में, लेकिन कुछ चीजें यहाँ पर कंपटीटिव एग्जाम की भी सीख लो तो काम आ जाएंगी आपके। देखिएगा क्या कि सम संख्याएं आप जानते हो 2 4 6 8, आगे बढ़ते चले जाओ। सम संख्या है। विषम संख्याएं आप जानते हो, ऑड नंबर क्या होते हैं 1 3 5 7, ये सभी विषम संख्याएं हैं। ओके, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट ये रहता है कंपटीटिव एग्जाम के लिए, क्या चीज है? आपकी अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं यानी कि प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? वे नंबर जो केवल 1 से कटे या अपने आप से विभाजित हो और किसी और संख्या से विभाजित ना हो, यानी कि या तो 1 से कटे या स्वयं अपने आप से कटे, एक को छोड़कर। ठीक है, कम से कम उनके, बस कम से कम और ज्यादा से ज्यादा उनके 2 गुणनखंड होने चाहिए। कितने? 2 गुणनखंड होने चाहिए। 2 गुणनखंड उनके अवश्य होने चाहिए। वो सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। देखिएगा कैसे, ये 2 संख्याएं हैं, 2, तो 2 को हम तो 2 से काट सकते हैं या 1 से काट सकते हैं, और इसके अलावा इसका कोई गुणनखंड नहीं बनेगा। या तो 2 को मैं 2 से काट सकता हूं या 1 से काट सकता हूं। इसको 3 को या तो मैं 3 से काट सकता हूं या 1 से इसमें भाग कर सकता हूं। ऐसे ये 5 है, 5 में या तो 5 का भाग जा सकता है या 1 का जा सकता है। यानी कि ऐसी संख्याएं वो या तो स्वयं से कटें या 1 से कटें। अब कहेंगे सर 1 भी तो ऐसी है,
1 से कट जाएगी, ये 1 से तो कट जाएगी, लेकिन इसके गुणनखंड केवल 1 रहा, यानी कि 1 से कट रहा है ये। तो ऐसी संख्या होनी चाहिए जो कम से कम 2 संख्याओं से कटे केवल, और अधिक से अधिक भी 2 संख्याओं से कटे, ना तो 2 से कम ना 2 से ज्यादा। इसलिए एक आपकी अभाज्य संख्या नहीं होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है भाई, ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, दिमाग में रख लेना बात को याद, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आ जाती है, ये देखिएगा भाज्य संख्या, ये अभाज्य संख्या थी, अभाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं भैया, समझ लो, कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं, वे नंबर्स ऐसे समझ लीजिएगा, वे नंबर जो यहां से किससे कट रहे हो, यानी कि या तो आपका जिनके 2 से अधिक उनके गुणनखंड हो, किससे कितने हो, 2 से अधिक गुणनखंड हो, यानी कि कम से कम ऐसी कोई संख्या होनी चाहिए किसी भी नंबर की, यदि ये नंबर है इस नंबर से भी कटे, यानी कि उस नंबर से कटे, जैसे कि ये 3 है तो 3 से कटे, 5 है तो 5 से कटे, और 1 से कटे, और 1 के अलावा भी कम से कम एक नंबर और उपस्थित होना चाहिए, कम से कम, ज्यादा कितने भी चलेंगे कि वो उसको काटता हो। जैसे कि 4, देखिएगा 4 को 4 से काट सकते हैं और 1 से काट सकते हैं, ये तो चलेगा, यानी कि आपका अभाज्य वाली परिभाषा यहां पर लागू हो रही है। इसके साथ भी एक संख्या और ऐसी लेकर आओ जो इसको काट दे, 2 इसको काट देगी, तो मतलब इसके कम से कम 2 गुणनखंड हो, ज्यादा कितने भी हैं चलेंगे, तो वो संख्या आपकी क्या कहलाती है, भाज्य संख्या। तो इसके लिए कम से कम, इसमें तो क्या है कम से कम, और इसके तो ये तो फिक्स है कि इसके केवल 2 ही गुणनखंड हो सकते हैं, लेकिन इसके कम से कम 3 गुणनखंड होंगे भैया, 3 फैक्टर होंगे। कितने फैक्टर्स होंगे, 3, कम से कम 3, ज्यादा चलेंगे कितने भी हैं। जैसे मेरे पास में ये आपका 6 है, 6 को मैं 6 से काट सकता हूं, 1 से काट सकता हूं, ये तो है ही है, लेकिन इसको 3 से भी काट सकता हूं, 2 से भी काट सकता हूं, तो इसके 4 फैक्टर हो गए। तो इसका मतलब ये है कि कम से कम 3 उसके फैक्टर होने चाहिए, 3 से ज्यादा होंगे चलेगा, तो वो सभी संख्याएं आपकी क्या कहलाती हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब बात आ जाएगी सर 2 भाज्य संख्या है, देखिएगा 2 या तो 2 से कटेगी या 1 से कटेगी, ये और कोई तीसरी ऐसी संख्या नहीं है जो 2 को काट दे, तो इसका मतलब 2 आपकी भाज्य संख्या नहीं है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी बनती है, 4, ठीक है, याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, परमेय संख्या कौन सी होती है भैया, परमेय संख्या समझ लो, परमेय संख्या वे सभी संख्याएं परमेय संख्या कहलाती हैं जो P अपॉन Q के रूप की हो, और Q यानी कि नीचे वाला जो Q है वो 0 ना होना चाहिए, और P, Q दोनों आपके इस Z से लिए गए हों, Z से लिए गए हों, ध्यान से समझ लीजिएगा, Z से लिए गए हों, मतलब ये कि -3/4 है, ये भी आपका परमेय संख्या होगी, 4/5 है, ये भी परमेय संख्या होगी। यदि मैं 4/0 ले लूंगा तो ये आपकी परमेय संख्या नहीं होगी। मतलब बस नीचे 0 नहीं आना चाहिए, बाकी इनमें से कहीं पर भी नीचे माइनस ले लो, ऊपर माइनस ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बात कही जाएगी, यदि ये √3 है, क्या ये परमेय संख्या है, नहीं है। क्यों नहीं है, इसको हम लिखेंगे तो √3/1 लिख सकता हूं। चलो Q का मान 1 है, इससे लिया गया है, लेकिन P का मान इससे नहीं लिया गया, इसलिए ये परमेय संख्या नहीं है, बस समझ जाओ, ठीक है। बस कंडीशन यही है कि इनमें से कोई भी नंबर ले सकते हो, ऊपर और नीचे, बस नीचे की कंडीशन ये है कि नीचे आपका Q, नीचे ये नंबर ना होना चाहिए, बाकी ऊपर नीचे कहीं पर भी इनमें से नंबर रख दो तो वो सभी परमेय संख्या होंगी। और परमेय संख्याओं को छोड़कर जितनी भी संख्याएं हैं रूट वाली, चाहे तो नेगेटिव रूट है चाहे पॉजिटिव रूट है, वो सभी संख्याएं आपकी अपरमेय संख्या कहलाएंगी, इररेशनल नंबर कहलाएंगी। जैसे कि पाई हो गया आपका, और √3 हो गया, √5 हो गया, √13 हो गया, ये सभी क्या है आपकी अपरमेय संख्या हैं। ये सभी क्या है, अपरमेय संख्या कहलाती हैं, इररेशनल नंबर कहलाते हैं। बस इनको याद रख लीजिएगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका ये, और रियल नंबर
और बस यही दो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये आपका फॉर्मेशन क्या है, ये तीन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको रख लीजिएगा। ये आपके आगे 12th के मैथमेटिक्स में आएंगी, संबंध एवं फलन के चैप्टर। चलिए तो अब देखिए कुछ बेसिक चीजें और सीख लो। एक्सरसाइज मैं आपकी अगली वीडियो से कराना स्टार्ट करूंगा। जो एक्सरसाइज में कराने वाला हूं वही चीज यहाँ पर सीख लो ताकि आपको समझ में आ जाए। पहले दो सेटों की मल्टीप्लाई करना आप सीख लीजिए। यदि मैं कह रहा हूं एक सेट है ए, और ए इस तरह से है 1 2 3 इस तरह से है, और एक सेट है बी, ये इस तरह से है आपका 4 5 6 इस तरह से है। इन दोनों सेटों की यदि मैं मल्टीप्लाई करूं तो उसको मैं ए क्रॉस बी इस तरह से रिप्रेजेंट करूंगा। और इस तरह से कैसे करूंगी, एक की मल्टीप्लाई पहले इन सभी एलिमेंटों में करूंगा तो 1 4 ऐसे लिखा जाएगा, फिर कॉमा, फिर 1 5, एक की मल्टीप्लाई 1 के साथ, एक की मल्टीप्लाई 5 के साथ, और 1 6 ऐसे कर दिया। ऐसे अब 2 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 4 2 5 और 2 6 ऐसे हो गया। ऐसे अब 3 की मल्टीप्लाई होगी तो 3 4 3 5 और 3 6 इस तरह से ये मल्टीप्लाई हो गई है। तो अब बात को समझ में आ गई होगी आपको। 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6 ऐसे, यानी कि इसकी इसके साथ इसके साथ इसके साथ अब ये मल्टीप्लाई हो गई। तो जब भी कभी भी दो सेट आपको दे रखे हैं और मैं कह रहा हूं कि भैया क्या एक सेट ये है ए और एक सेट है ये बी, क्या 2 5 क्या 2 5 ए बी को, ए क्रॉस बी को बिलोंग करेगा? देखो भाई 2 5 यानी 2 5 बिल्कुल इसमें हैगा, इसमें है कि नहीं? बिल्कुल ये रिलेशन सही है। क्या ये रिलेशन यानी कि आपका 6 1 इसको बिलोंग करेगा ए क्रॉस बी को? तो क्या 6 1 इसमें प्रेजेंट है? नहीं, 1 6 है लेकिन 6 1 नहीं है, तो ये इसको यानी कि ये इसका एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब ये इसको बिलोंग नहीं करेगा। मतलब समझ में आ गया? बेसिक कॉन्सेप्ट आपको सीख गए, ठीक है। जब मैं कहूंगा कि दो सेट आपको दे रखे हैं, ए क्रॉस बी की बात चल रही है, तो इस वाले की इसमें मल्टीप्लाई करनी है इस तरह से, ठीक है। चलिएगा, बात समझ में आ गई होगी आपको अच्छे से, ठीक है। अब आप बहुत ही अच्छे से ये चीज सीख गए हैं। अब मैं आपको समझाता हूं संबंध, ठीक है। थोड़े से संबंध के बारे में छोटी सी जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा। 3 तरह के संबंध आपको दिखाई देंगे यहाँ पे। संबंध के प्रकार देखिएगा, यहाँ पर मैथमेटिक्स में आपके संबंध शॉर्ट में बताएंगे, जो आपकी काम की चीज है वो, ठीक है। संबंध आप बहुत ही अच्छे से जानते हो, रिलेशन, ठीक है। अब यहाँ पर मैं सीधे सीधे संबंध के प्रकार के बारे में बात करूंगा। इसका प्रकार यानी कि इसके कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार का यहाँ पर पढ़ेंगे आप, और यहाँ से एक क्वेश्चन 100% आएगा संबंधों के प्रकार से। पहला स्वतुल्य। स्वतुल्य का मतलब स्वयं के बराबर। स्वतुल्य का मतलब स्वयं के बराबर। यदि मैं कह रहा हूं कि कोई ये ऐसी सेट, ये सेट है ए और आर आपका क्या है? रिलेशन, यानी कि कोई संबंध है आर। संबंध कौन सा है? मैं कह रहा हूं जो ए तो आपका सेट है और आर आपका कोई संबंध है, तो ये संबंध आर ए पर स्वतुल्य होगा। कब होगा? यदि मैं कह रहा हूं कि कोई एक एलिमेंट है जो कि आपका ए से लिया गया है, एक एलिमेंट है जो कि ए से लिया गया है, और ए कॉमा बी इस सेट से लिया गया है, और ए कॉमा ए इस रिलेशन में आए, तब मैं कहूंगा कि ये जो रिलेशन है आपका इस सेट के लिए स्वतुल्य है। अभी समझ में नहीं आई होगी चीजें, अब मैं आपको समझाता हूं। देखिएगा, ऐसे समझिएगा। एक मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि ये देखिएगा, ये कोई सेट है इस तरह से, आपका कोई सेट है 1 2 3, ठीक है, ये है।
और ये कोई भी एक रिलेशन है वो इस तरह से दे रखा है कि इसमें 1,2 और 1,1 और 1,3 इस तरह से ये एक बन गया आपका, यहाँ पर रिलेशन बन गया। ठीक है, क्या रिलेशन बन गया है? ये आपका कोई रिलेशन है। तो क्या इसमें इसके सभी एलिमेंट यानी कि 1,1 इसमें प्रेजेंट है? आर में हैगा। ये 2 एलिमेंट इसमें है तो क्या इसमें 2,2 इसमें हैगा? आर में नहीं है, 2,2 इसमें नहीं है। क्या इसमें 3 एलिमेंट इसमें ए में प्रेजेंट है तो क्या 3,3 आर में है? ये भी नहीं है। तो इसका मतलब जब आपको एक ही ऐसा एलिमेंट मिल गया जिसका उसके बराबर आर में नहीं है, 2,2 आर में नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि आपका आर स्वतुल्य नहीं है। आर आपका स्वतुल्य नहीं है। बात समझ में आई? ठीक है, मतलब यह है कि यदि कोई आपका एक सेट दे रखा है और एक संबंध दे रखा है, सेट में कुछ एलिमेंट होंगे, कुछ ना कुछ एलिमेंट इस तरह से सेट में होंगे, रिलेशन में आपका इस ऐसे कोई a, b इस तरह से आपका कुछ ऐसे होगा। ठीक है, रिलेशन में आपका कुछ इस तरीके से होगा। और यदि मैं यहां से कोई एलिमेंट इससे लूं, यानी इस सेट से एलिमेंट लूं और उसी एलिमेंट का रिलेशन इसके साथ इसमें रिप्रेजेंट है, यानी कि इसमें प्रेजेंट है, इसमें उपस्थित है, तब हम कहेंगे कि आर आपका स्वतुल्य है। ठीक है, चलिए। ऐसे दूसरी कंडीशन आपकी बनती है सममित की। सममित की क्या कंडीशन है? वही कि ए आपका कोई सेट है इस तरीके से होगा और आर आपका कोई रिलेशन है इस तरीके से होगा। ठीक है, चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब वहां से मैं 2 एलिमेंट ले रहा हूं, a, b मैंने एलिमेंट लिए a से, और आपका a, b आपका आर में है तो b, a भी आर में होना चाहिए। यदि ये a, b आर में है और b, a भी आर में है, तब मैं कहूंगा कि आर आपका सममित है। आर आपका सममित है। जैसे यहां पे देखो 1,2 आर में है तो 2,1, जैसे मैं यहां पर बोल रहा हूं 1,2 आपका आर में है तो 2,1 भी आर में होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2,1 नहीं है, तो मतलब ये आपका सममित नहीं है, ये आपका सममित आर सममित नहीं। ठीक है, सममित समझ में आया? ऐसे ही आपका संक्रामक होता है भाई, संक्रामक भी इस तरीके से होता है। संक्रामक में क्या है कि a, b, c 3 एलिमेंट में एक सेट से ले रहा हूं इस तरीके से, और a, b आपका आर में है और b, c भी आर में है, तो a, c भी आर में होना चाहिए। a, b आर में है और b, c आर में है, तो a, c यानी कि इस b को छोड़ देंगे, a, c आर में होना चाहिए। तब तो हम बोलेंगे कि ये आपका जो रिलेशन है आर संक्रामक है। यदि ये कंडीशन फुलफिल नहीं करता है तो संक्रामक नहीं। अभी परिभाषाएं आपको अजीब सी लग रही होंगी, लेकिन जब आप सवाल करोगे तब आपको समझ में आएगा। ये कल हम एक बार फिर से आपको रिपीट करके बताएंगे, कल कराएंगे। आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।